स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की बिहार की फटाफट 40 खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून को लेकर के फिर से बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम विधायक अख्तर उल ईमान ने दावा कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब घर घर शराब की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून का असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। जब विपक्षी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, वहीं पर सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन सदन में इस मुद्दे पर माहौल गरमाया हुआ है। दोस्तों अगर आपका भी 2000 रुपए पीएम किसान योजना के तहत किस्त आ रही है तो आप इस वीडियो को देखिए। दरअसल बात यह है कि बिहार में कई किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगले किस्त 2000 रुपए की किस्त नहीं मिल पाएगी। जी अगर उन्होंने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की है तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और फिर बैंक खाते की सही जानकारी नहीं होने पर भुगतान रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में किसानों के आवेदन में छोटी छोटी तकनीकी गलतियां पाई गई है, जैसे बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना, नाम में स्पेलिंग में गलती या फिर भूमि विवरण अपडेट नहीं होना। इन वजहों से किस्त अटक सकती है। किसानों से अपील की गई है कि वे तुरंत अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर के दस्तावेज अपडेट करा लें ताकि अगली किस्त समय पर उनके खाते में पहुंच सके। दोस्तों बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार करीब 1,95,000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। अलग अलग विभागों में चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएगी, जिससे बेरोजगार युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और फिर अन्य प्रशासनिक विभागों में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए संबंधित आयोग और फिर विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी करेंगे। यह सरकार का दावा है कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा के जरिए नियुक्तियां होगी। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय पर आवेदन करें। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज मिलता है पूरे हिंदुस्तान में। जी हाँ, देशवासियों को 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी तरीके की फीस नहीं देनी होती है। अगर आप पात्र हैं तो फिर ये कार्ड बिल्कुल भी मुफ्त बन सकता है। सबसे पहले आपको ये जांचना होगा कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है यानी कि लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक किया जा सकता है। जब नाम मिलने पर आधार कार्ड और फिर जरूरी दस्तावेज के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन करके कार्ड जनरेट किया जाता है। जब कार्ड बनने के बाद आप सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट में जितने भी लिस्ट है उस लिस्ट में सरकारी और फिर निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। जब सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी दलाल को पैसे ना दें, यह सुविधा बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। दोस्तों होली की तारीख को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर होली कब है। तो आपको बता दूं कि इस साल ग्रहण और भद्रकाल की वजह से होली की तारीख को लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। जब पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन की तारीख और फिर समय सीमा तय किया गया है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भद्रकाल में होली का दहन करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही दहन किया जाएगा। इसी कारण कई जगह तारीख और फिर समय में बदलाव की चर्चा है। अब तय मुहूर्त के अनुसार होली का दहन एक दिन शाम को होगा। जी वहीं पर जबकि रंगों वाली होली अगले दिन मनाई जाएगी। वहीं पर लोगों से अपील की गई है कि वे स्थानीय पंचांग या फिर मंदिर से सही समय की जानकारी लेकर ही त्योहार मनाएं। दोस्तों बिहार विधान परिषद में उस समय माहौल गर्मा गया जब गृह मंत्री को लेकर के तीखी बयानबाजी हुई है और सदन में तकरार बढ़ गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कार्यवाही प्रभावित होने लगी। इस दौरान मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने माहौल हल्का करने के लिए गजल गुनगुनाई, जिसे लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जब सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच जमकर के नोकझोंक हुई और एक दूसरे पर लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़ने के आरोप लगाए गए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि विधानसभा और फिर विधान परिषद में सियासी तल्खी अपने चरम पर है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी होने की संभावना है।
दोस्तों, बिहार के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। अब घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये खबर आपको कल भी बताया गया था। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब वरिष्ठ नागरिकों यानी कि बुजुर्गों को जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। नई व्यवस्था के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार अधिकारी घर पर जाकर के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कराएंगे। इससे खास करके अस्वस्थ और फिर अधिक उम्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। जब सरकार का दावा है कि इस कदम से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और बुजुर्गों को बिचौलियों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। ये व्यवस्था जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। दोस्तों, बिहार में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है। यह बिहार में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, सहरसा समेत पटना से गया तक कई जिलों में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा सकती है। IMD यानी कि मौसम विभाग के अनुसार एक निश्चित तारीख के बाद लू जैसी स्थिति बनने की संभावना है। खास करके दोपहर के समय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। जब प्रशासन ने भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं पर लोगों को पर्याप्त पानी पीने और फिर धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, इंडिया AI एक्सपो में बिहार सरकार ने डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल रिमोट ई वोटिंग सिस्टम पेश किया है। इस सिस्टम के जरिए भविष्य में मतदाता अपने मोबाइल फोन से ही वोट डाल सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह तकनीक सुरक्षित और फिर पारदर्शी होगी। इसमें मल्टीलेयर वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक पहचान और फिर एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो फिर मतदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे खास करके प्रवासी मतदाताओं और फिर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, बिहार में 1,95,000 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,95,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उम्मीद है इन भर्ती में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन और फिर तकनीकी विभाग शामिल बताए जा रहे हैं। अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग होगी। कई भर्तियां आयोगों के जरिए तो फिर कुछ सीधे विभागीय स्तर पर की जाएगी। सरकार का कहना है कि पारदर्शी तरीके से चरणबद्ध बहाली होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित विभागों और फिर आयोगों की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें और समय पर आवेदन करें। दोस्तों, साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए खुद का एंड्रॉयड ऐप बना लिया था। इस ऐप का नाम अग्नि रखा गया था और इसी के जरिए लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए जाते थे। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले लोगों को निवेश या फिर लोन का झांसा देते थे, फिर उन्हें ऐप डाउनलोड करवाते थे। ऐप इंस्टॉल होते ही उनके मोबाइल और फिर बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच बना ली जाती थी। इसके बाद चुपचाप खातों से रकम ट्रांसफर कर ली जाती थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पर अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी अनजान लिंक या फिर ऐप को डाउनलोड करने से बचें और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी से शेयर ना करें। दोस्तों, 7 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के 7 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। इससे ग्रामीण और फिर दूर दराज इलाकों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर छात्र छात्राओं को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर कॉलेज खुलने से उनकी पढ़ाई जारी रखने की संभावना बढ़ेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार भवन, शिक्षक और फिर अन्य संसाधनों की व्यवस्था तेजी से की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और ड्रॉप आउट दर कम की जाए। दोस्तों, कटिहार के कुर्सेला में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। जब पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने खुद को बेटे का फर्ज निभाया है। जब उन्होंने कहा है कि मैं खुद को बेटे का फर्ज निभाने आया हूं। पप्पू यादव बताते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही और फिर राहत व्यवस्था की कमी की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जब सांसद पप्पू यादव ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि राहत और फिर पुनर्वास का काम जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और फिर आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तेज हो सकता है।
दोस्तों, बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर के सस्पेंस बढ़ गया है। चर्चा है कि हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर इस बार राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। इसके पीछे नीतीश कुमार का एक आंतरिक नियम बताया जा रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि पार्टी एक ही चेहरे को लगातार दोबारा मौका देने से बचती है और नए नेताओं को अवसर देना चाहती है। इसी रणनीति के तहत पुराने नामों की जगह नए चेहरों पर विचार हो रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा चर्चा में का केंद्र बना हुआ है। राज्यसभा की दौड़ में कौन आगे हुआ, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं पर जेडीयू की ओर से इन 2 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है, जहां पार्टी नेतृत्व ने अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। चर्चा है कि उम्मीदवार चयन में सामाजिक समीकरण और फिर आगामी चुनाव रणनीति का खास ध्यान रखा जाएगा। जहाँ कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। जब पार्टी सूत्रों का कहना है कि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होगा, जहां अब सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर के सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ अब चालकों के लिए नेत्र जांच भी अनिवार्य की जा रही है। यह आंख की जांच बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 1800 चालकों की आंखों की जांच की जाएगी। यह सरकार का मानना है कि खराब नजर भी सड़क हादसों की बड़ी वजह बनती है। इसी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और फिर यातायात नियमों में ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, आपके गाड़ी के सर्टिफिकेट और सीट बेल्ट, हेलमेट के साथ साथ आंख की भी जांच की जाएगी। जी हाँ, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, ट्रैफिक अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को कम करना है। आने वाले समय में इस तरीके की जांच और भी बड़े स्तर पर की जा सकती है। दोस्तों, रमजान को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुस्लिम समाज को राहत दी गई है। रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए सरकार ने अहम निर्णय लिया है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जब प्रशासन की ओर से इबादत, नमाज और फिर रोजे के दौरान सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जब बताया जा रहा है कि बाजारों के समय सुरक्षा व्यवस्था और फिर आवश्यक सेवाओं को लेकर के खास तैयारियां की गई है। कई जगह पर बिजली और फिर पानी की आपूर्ति दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि रमजान आपसी भाईचारे और फिर शांति का संदेश देता है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। इस फैसले के बाद समुदाय के लोगों ने संतोष जताया है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के फिर से राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जब विपक्ष लगातार कानून की समीक्षा और फिर उसमें ढील देने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अब तक अपने रुख पर कायम दिख रही है। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज है। जब कुछ नेता कानून में सुधार की बात कर रहे हैं, तो फिर कुछ इसे सख्ती से लागू करने की वकालत कर रहे हैं। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है। क्या सरकार किसी तरह का बदलाव करती है या फिर पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी? जहाँ आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला संभव माना जा रहा है। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बड़ी चूक पर चिराग पासवान भड़क गए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक कथित बड़ी चूक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा संस्थानों को संवेदनशील मामलों में बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती भी छात्रों और फिर समाज पर बड़ा असर डाल सकती है। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी और फिर खान पान की आज़ादी के मुद्दे पर भी अपनी स्पष्ट राय रखी है। जब चिराग पासवान ने कहा है कि किसी के खाने पीने की आदतों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तेलंगाना की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजनीतिक चाल चलते हुए पतंग चुनाव चिन्ह से जुड़े समीकरण को साधा और नई राजनीतिक साझेदारी की तस्वीर पेश की है। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समझदारी बनाकर के बीजेपी के मजबूत घर में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। इस कदम को तेलंगाना की सियासत में बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठजोड़ से राज्य की चुनावी तस्वीर बदल सकती है और अब देखना होगा कि ये रणनीति आने वाले चुनाव में कितना असर दिखाती है।
दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के हालिया बयान ने सियासी हलकों में हरकत मचा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी की नीति पर दोबारा विचार हो सकता है, जिससे क्यासों का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल से लागू शराबबंदी को लेकर के सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब विपक्ष इसे असफल बता रहा है तो फिर सत्तापक्ष कानून को सख्ती से लागू करने की बात कह रहा है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है कि क्या सरकार अपने पुराने फैसले पर कायम रहेगी या फिर नीति में कोई बदलाव होगा। ये आने वाले दिनों में साफ हो सकता है। दोस्तों, मुफ्त योजनाओं को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई राज्य पहले से आर्थिक संकट में हैं, फिर भी मुफ्त योजना, मुफ्त भोजन, मुफ्त साइकिल और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं बांटी जा रही है। अदालत ने सवाल उठाया है कि जब राज्य घाटे में चल रहा है तो फिर ऐसी योजनाओं का बोझ आखिर कौन उठाएगा। जो कोर्ट ने सरकारों से जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया है। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मुफ्त योजनाओं को लेकर के क्या नई नीति या फिर दिशा निर्देश सामने आता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने भूमिहार समाज से जुड़ा एक अहम ऐलान किया है, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस समुदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष निर्णय लिया है, जिसे समर्थक बड़ा तोहफा बता रहे हैं। घोषणा के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे सामाजिक संतुलन और फिर विकास की दिशा में कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि ये फैसला किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रख करके लिया गया है। अब देखना होगा कि इस फैसले का जमीनी असर क्या होता है और फिर आने वाले चुनाव में समीकरण पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में पवन सिंह की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी कोटे से जाने की अटकलें तेज हो गई है। जी हाँ, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल बढ़ गई है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के चर्चा है कि उन्हें बीजेपी कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जब राजनीतिक गलियारों में इसे वफादारी का इनाम बताया जा रहा है, यह क्योंकि पवन सिंह पिछले कुछ समय से खुल करके अपनी पार्टी के पक्ष में यानी कि बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं, जहां उनके समर्थकों में इस खबर को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। अगर यह फैसला होता है तो फिर यह बिहार की राजनीति और फिर भोजपुरी सिनेमा दोनों के लिए बड़ा संकेत माना जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें बीजेपी नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी है। दोस्तों, बिहार में डीजे वाले बाबू पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। दरअसल बात है कि बिहार में अब तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर सख्ती होने वाली है। मंत्री श्रवण कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि अगले 15 दिनों के अंदर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों और फिर ध्वनि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। खास करके शादी ब्याह और फिर जुलूस के दौरान रात में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक को लेकर के प्रशासन सख्त रहेगा। अब देखना होगा कि ये अभियान कितनी मजबूती से लागू होता है और क्या सच में डीजे वाले बाबू पर नकेल कस पाती है सरकार। ये आने वाले समय में ही देखा जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक वीडियो को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। सम्राट चौधरी की एक वीडियो पर आरजेडी ने तंज कसते हुए सवाल उठाए हैं, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही में भी इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल बात है कि एक वीडियो सम्राट चौधरी का वायरल हो रहा है खैनी खाते हुए सदन में, जहाँ सदन में ऐसे करके खैनी खाते हुए, यानी खैनी तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसकी जो एक्शन है, जो अंदाज है, उस पूरी तरीके से ये कोई नहीं कह सकता है कि ये खैनी नहीं खा रहा है। खैनी खाते हुए इस तरह से इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंदाज बिल्कुल खैनी जैसा लग रहा है, जिसकी वजह से हंगामा मच गया है। वहीं पर सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया है। तंबाकू को लेकर के हुई टिप्पणी के बाद माहौल और ज्यादा गरमाया गया है और फिर कुछ समय के लिए बहस तीखी हो गई है। यह मामला अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है और दोनों पक्ष इसे अपने अपने तरीके से जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से जारी एक ताज़ा आंकड़े ने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बेघर परिवारों की संख्या में स्वर्ण जातियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक बताई गई है। ये डेटा सामाजिक और फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा विभिन्न योजनाओं के सर्वे के दौरान सामने आया है, जिसमें आवासहीन परिवारों की जातिवार स्थिति का आकलन किया गया। इससे ये भी संकेत मिलता है कि गरीबी और फिर बेघरपन केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदाय में फैला हुआ है।
है। अब इस डेटा के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, जबकि सरकार इसे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आधार बता रही है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो सकती है। दोस्तों, विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू नीतीश की तुलना महाभारत के एक पात्र से की है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मैथिली ठाकुर ने अपने पहले भाषण में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तुलना महाभारत के पात्रों से कर दी है। जहां उनके बयान के बाद सदन में चर्चा का माहौल बन गया। जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राजनीति में सत्ता और फिर नैतिकता की लड़ाई हमेशा से चलती रही है। जहां इसी संदर्भ में उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए दोनों नेताओं की भूमिका पर टिप्पणी की है। जहां उनके इस बयान को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जहां कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक परिपक्वता बताया तो फिर वहीं पर कुछ ने इसे अनावश्यक टिप्पणी कहा। हालांकि मैथिली ठाकुर का ये मेडन स्पीच बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में खाद की किल्लत को लेकर के मंत्री घिर गए। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा में खाद की कमी का मुद्दा जोर शोर से उठा है। खाद की कमी और यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा। जब विपक्ष ने कृषि मंत्री को घेरते हुए आरोप लगाया है कि किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है और कई जगह पर कालाबाजारी हो रही है। इसी मुद्दे पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने कहा कि खेती के सीजन में खाद की कमी से किसान परेशान है और उन्हें बाजार से ज्यादा दाम देकर के खाद खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर सरकार ने माना है कि कुछ स्थानों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी और फिर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बीपीएससी ट्राई 4 भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस भर्ती के जरिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जब मंत्री ने यह भी बताया है कि करीब 7000 विशेष शिक्षकों की भी बहाली होगी ताकि विशेष जरूरत वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों के बीच इस घोषणा से उत्साह बढ़ गया है। अब सबकी नजर नोटिफिकेशन की तारीख पर टिकी है ताकि आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के सियासत तेज हो गई है। राजद ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करने के बजाय खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है। आरजेडी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई स्तरों पर अनियमितताएं हुई है जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पर सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सबकी नजर चुनाव आयोग की अगले कदम पर टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार में सीजीएसटी विभाग की कार्रवाई से हरकंप मच गया है। जब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कारीगर को विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर को 1 करोड़ का नोटिस। इस नोटिस के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। विभाग ने समन में टैक्स से जुड़े हुए दस्तावेज, लेन देन का विवरण और फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी मांगी है। आरोप है कि तय समय से अधिक कारोबार के बावजूद सही तरीके से टैक्स नहीं चुकाया गया है। हालांकि कारीगर पक्ष का कहना है कि वे छोटे स्तर पर काम करता है और इतनी बड़ी राशि का नोटिस उसके लिए हैरान करने वाला है। अब इस मामले को लेकर के विभाग की जांच और जवाब के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी। दोस्तों, किशनगंज में एक महिला 25,000 रुपए कैश और जेवर लेकर के लापता हो गई है। यह किशनगंज सदर थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। ट्यौसा गांव की एक महिला अचानक लापता हो गई और मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पता चला कि वह घर से 25,000 रुपए नगद और जेवर लेकर के फरार हो गई है। परिवार परेशान है, पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको बता दो कि मिल रही जानकारी के अनुसार ट्यौसा गांव निवासी सद्दाम हुसैन ने सदर थाना में अपनी पत्नी के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में बताया गया है कि 15 फरवरी को उनकी पत्नी गांव से के मक्का के खेत में घास काटने गई थी। जब कुछ देर बाद सद्दाम हुसैन ने उसे घास काटने से मना कर दिया और खुद खेत में काम करने चले गए जब शाम तक जब महिला घर वापस नहीं लौटी तो फिर परिजनों को चिंता हुई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई भी अता पता नहीं चला। इसी दौरान परिवार को यह भी जानकारी मिली कि महिला घर से करीब 25,000 रुपए नगद और कुछ जेवरात लेकर के गई है। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। वहीं पर सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के गांव, रिश्तेदारों के यहाँ और फिर संभावित
संभावित ठिकानों पर छानबीन की जा रही है। महिला के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोकेशन के आधार पर कोई सुराग मिल सके। वहीं पर परिवार का कहना है कि महिला का व्यवहार सामान्य था और फिर घर में कोई बड़ा विवाद भी नहीं था। हालांकि खेत में घास काटने को लेकर के मामूली कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि वे घर छोड़ करके चली जाए। नगद राशि और फिर जेवर साथ ले जाने से कोई तरह की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं पर किशनगंज जिले में इस तरह की महिलाओं के लापता होने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार की नजर अब पुलिस प्रशासन पर टिकी है और सभी को महिला के सकुशल वापस लौटने की उम्मीद है। दोस्तों, किशनगंज की जीवन रेखा कही जाने वाली रमजान नदी अब बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। करीब 9 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 9.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन इस विकास के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या ये योजना लोगों के लिए राहत बनेगी या हजारों परिवारों के लिए संकट। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत डेकसरा पुल से मझिया तक गाद हटाने, नदी को व्यवस्थित करने और किनारे पर 6 फुट चौड़ी सर्विस रोड बनाने का काम हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि इससे बाढ़ नियंत्रण बेहतर होगा, जल निकासी सुधरेगी और शहर को जाम से भी राहत मिलेगी। यह साथ ही साथ छठ घाट, फुटपाथ और फिर अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बता रही है। जब नदी किनारे बसे रोलबाग, डुमरिया, चूरी पट्टी और फिर धोबी पट्टी जैसे इलाकों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घर इस दायरे में आ रहे हैं। प्रशासन नोटिस देने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में डर साफ दिख रहा है कि घर जाएगा तो जाएंगे कहां। यही इस पूरी योजना का सबसे बड़ा विवाद है। जो एक तरफ विकास का दावा, दूसरी तरफ करीब 10,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोग मुआवजा और फिर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस घोषणा सामने नहीं आई है। जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंच करके काम तेज करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित दौरा भी सामने है। यानी कि काम जल्द पूरा करने का दबाव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने जल्दबाजी में लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल यह है कि रमजान नदी का पुनर्द्वार जरूरी है। वर्षों से गाद, गंदगी और फिर अतिक्रमण ने इसकी हालात खराब कर दी थी। लेकिन अगर विकास के नाम पर लोगों का आशियाना उजड़ता है और फिर उन्हें कोई ठोस विकल्प नहीं मिलता है, तो फिर ये योजना विवादों में घिर सकती है। अब नजर प्रशासन पर है, क्या वो संतुलन बना पाता है या नहीं, क्योंकि असली विकास ये वही है जिसमें नदी भी बचे और फिर इंसान भी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में एक नई साइबर ठगी का खेल शुरू हुआ है। किशनगंज में साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका खोज लिया है। अब ना कोई लिंक भेजा जा रहा है, ना कोई इनाम का झांसा, सीधे कुरियर वाला बनकर के आपका फोन हैक किया जा रहा है और देखते ही देखते आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल ठग अब खुद को कंपनी का कर्मचारी बता करके कॉल कर रहे हैं। कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है, लेकिन पता साफ नहीं है। फिर आपको एक दूसरा नंबर दिया जाता है और जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपका मोबाइल धीरे धीरे हैक होने लगता है। किशनगंज के लाइन पारा के रहने वाले अभिषेक कुमार के साथ भी यही हुआ। ट्रू कॉलर पर कुरियर कंपनी का नाम दिखा, उन्होंने भरोसा किया और दूसरे नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ ही देर में उनका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो गया। यहाँ तक कि उनके परिचितों के कॉल भी हैकर के पास जाने लगा। हालांकि समय रहते उन्हें शक हुआ और उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, जिससे उनके पैसे बच गए। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 17 की अनीता कुमारी के साथ भी आया, जहां उन्हें बीमा कंपनी के नाम पर कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दिए गए नंबर पर कॉल नहीं किया और ठगी से बच गई। सबसे चौंकाने वाला मामला एक शिक्षिका का है, जब पहले कॉल किया गया, फिर वीडियो कॉल और स्क्रीन पर अश्लील वीडियो दिखा करके डराने की कोशिश की गई, ताकि ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन उन्होंने कैमरा ढक करके कॉल उठाया और तुरंत समझ गई कि ये साइबर फ्रॉड है। यानी साफ है कि अब ठगी का तरीका बदल चुका है और अगर आप सतर्क नहीं हैं तो फिर एक कॉल आपकी पूरी जिंदगी की कमाई साफ कर सकता है। याद रखिए, किसी भी अनजान नंबर पर कॉल बैक ना करें। OTP या फिर कोई भी जानकारी किसी के पास साथ शेयर ना करें और अगर जरा सा भी शक हो तो तुरंत 1930 पर शिकायत करें। किशनगंज में साइबर ठग एक्टिव हैं, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, सीमांचल में ओबीसी का पावर गेम दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अपनी सियासी कीमत बढ़ा दी है। जब कहा जाए तो एआईएमआईएम अब किंग मेकर की भूमिका में यहां पर आ गए हैं, किंग मेकर की भूमिका में बिहार में। जब बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि किसे एआईएमआईएम का साथ मिलेगा। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है, लेकिन इस बार खेल बदलता दिख रहा है, क्योंकि सीमांचल की जमीन से उठी एआईएमआईएम अब सपोर्ट देने वाली पार्टी नहीं, बल्कि किंग मेकर बनने की तैयारी में है। अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम अब बिना शर्त किसी के साथ नहीं जाएगी। सीधा सवाल रख दिया गया है कि हम किसे सपोर्ट दे, नहीं बल्कि कौन हमें सपोर्ट करेगा। यानी कि साफ संकेत है कि अब सीमांचल की आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। दरअसल बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और एक सीट जीतने के लिए चाहिए करीब 41 वोट। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायक पूरे समीकरण को पलटने की ताकत रखते हैं। अगर एआईएमआईएम किसी एक खेमे के साथ जाती है तो सीधा असर रिजल्ट पर पड़ेगा, और अगर अलग खेलती है तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये सीमांचल की सियासी ताकत का टेस्ट है, जहां पर सालों से उपेक्षा झेल रहे इस इलाके की आवाज अब सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी है। अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है और कहा कि जो दलित, पिछड़े और फिर अल्पसंख्यक की बात करेगा, एआईएमआईएम उसी के साथ खड़ी होगी। यानी कि अब राजनीति सिर्फ नंबर की नहीं, मुद्दों और हिस्सेदारी की भी होगी। सबकी नजर 16 मार्च पर है, जब वोटिंग होगी, और उसी दिन साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में असली गेम चेंजर कौन है। सीमांचल इस बार सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन चुका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या बिहार में शराबबंदी अब टूटने वाली है? क्योंकि अपनों ने ही नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से शराबबंदी कानून केंद्र में आ गया है। साल 2016 से लागू इस कानून को लेकर के अब बाहर की नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के अपने किले यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। जब ताजा घटनाक्रम में एनडीए के सहयोगियों ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही इस कानून की समीक्षा की मांग कर रखती है, जिससे जेडीयू में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सदन में उठी समीक्षा मांग बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी। आनंद का तर्क है कि अब वक्त आ गया है कि लगभग 1 दशक पुराने इस कानून के नफे नुकसान का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें इसकी जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी साथ मिला है। सिर्फ माधव आनंद नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस सुर में सुर मिलाया है। जीतन राम मांझी ने गया में मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया है कि शराबबंदी के कारण बिहार सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। जब उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में यानी कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और होम डिलीवरी का धंधा फल फूल रहा है। जीतन राम मांझी के मुताबिक इस कानून की सबसे ज्यादा मार गरीबों और फिर वंचित वर्गों पर पड़ रही है, जिन्हें पुलिस मामूली आरोप में जेल भेज रही है। जेडीयू का सख्त रुख है कि समीक्षा का सवाल ही नहीं। एनडीए सहयोगियों की इस मांग पर जेडीयू ने कड़ा ऐतराज जताया है। जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था और राज्य में मजबूती से लागू रहेगा। जेडीयू का कहना है कि जो लोग इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं वे शायद दूसरे राज्यों की ओर देख रहे हैं जहां पर शराब उपलब्ध है, लेकिन बिहार में यह सामाजिक सुधार का एक बड़ा स्तंभ है। वहीं पर एनडीए के भीतर की इस खींचतान ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का मौका दिया गया है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगते हुए कहा कि जब सरकार के अपने विधायक ही कानून को फेल बता रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं। जब बिहार में 2025 के चुनाव से पहले शराबबंदी पर छिड़ी इस जंग आने वाले दिनों में गठबंधन की एकता और फिर चुनावी समीकरणों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं पर शराबबंदी की मांग को लेकर के एआईएमआईएम ने भी कहा कि एआईएमआईएम शराबबंदी के पक्षधर हैं। हालांकि अख्तरुल ईमान ने यह आरोप लगाया है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से ये शराब बैन पूरी तरह से फेल है। घर घर में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
दोस्तों एआईएमआईएम के सभी विधायक आज बिहार विधानसभा के बाहर जम करके प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। जब सीमांचल की आवाज अब सड़कों से उठ करके सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंच रही है और इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हक और हकीकत का है। जब बिहार विधानसभा के बाहर एआईएमआईएम के तमाम विधायकों ने आज प्रदर्शन किया, लेकिन इस शांत प्रदर्शन के पीछे गुस्सा भी था और एक साफ संदेश भी। यह संदेश यह है कि अब सीमांचल को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। ये प्रदर्शन किसी एक मुद्दे के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, तालीम और बुनियादी सुविधाओं जैसे सवालों के लिए था जो सालों से अधूरे पड़े हैं। जब विधायकों ने मांग रखी है कि सीमांचल के स्कूलों में जो हजारों पद खाली पड़े हैं उन्हें जल्द भरा जाए, क्योंकि बिना शिक्षा सिर्फ कागजों में रह जाती है। साथ ही बीएड और लॉ कॉलेज की स्थापना की भी मांग उठी है ताकि सीमांचल के छात्र अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई कर सके, उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े। वहीं पर किशनगंज में एएमयू सेंटर को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया गया, जब केंद्र सरकार से फंडिंग का प्रस्ताव भेजने की मांग की गई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सीमांचल की शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है। वहीं पर मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन का मामला भी गरमाया, जब कहा गया है कि महीनों से वेतन नहीं मिलने से उनका जीवन संकट में है। वहीं पर टीईटी, एसटीईटी और एनआईओएस अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग की गई है और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की भी जोरदार तरीके से रखी गई है। वहीं पर विधायकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर यह आंदोलन और तेज होगा। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सीमांचल के हक की लड़ाई का ऐलान है। अब देखना यह है कि सरकार इस आवाज को सुनती है या फिर एक बार फिर से सीमांचल को इंतजार करना पड़ेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सीमांचल के छात्रों के लिए अब बहुत बड़ा नियम लागू हो गया है। अब 75% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि 75% हाजिरी होना जरूरी है। जी हाँ, सीमांचल के छात्रों के लिए अब पढ़ाई सिर्फ नाम की नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी होगी। जी हाँ, क्योंकि अब कॉलेज ने साफ कर दिया है कि या तो क्लास में रहो या फिर परीक्षा से दूर हो जाओ। जी हाँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के निर्देश के बाद अररिया कॉलेज में अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि अगर आपकी उपस्थिति कम है तो आप परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। यह फैसला सिर्फ अररिया तक सीमित नहीं है, इसका असर किशनगंज और पूरे सीमांचल के छात्रों पर भी पड़ सकता है। जी क्योंकि धीरे धीरे यही नियम हर कॉलेज में लागू हो सकता है। जब कॉलेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हर विषय के शिक्षक अटेंडेंस का प्रमाण देंगे और उसी आधार पर परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। यही नहीं, अब शिक्षकों पर भी सख्ती बढ़ गई है। हर दिन क्लास की फोटो और उपस्थिति रिकॉर्ड देना होगा वरना कार्रवाई तय है। वहीं पर छात्रों के लिए एक और बड़ा नियम लागू हुआ है। कॉलेज आईडी कार्ड हमेशा साथ रखना जरूरी होगा, बिना आईडी के एंट्री भी नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इंटर्नशिप को लेकर के आया है। अब स्नातक के छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो फिर डिग्री भी नहीं मिलेगी। कॉलेज प्रशासन कंपनी के साथ समझौता करने जा रहा है ताकि छात्रों को ट्रेनिंग और फिर अनुभव मिल सके। देखा जाए तो ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सीमांचल के सभी कॉलेज इसके लिए तैयार हैं? ये सवाल है। क्या यहाँ इतनी सुविधाएं हैं कि हर छात्र इंटर्नशिप कर सके? फिलहाल साफ है कि अब सिर्फ एडमिशन लेना काफी नहीं बल्कि डिग्री पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।